हाँ, तो देखिए आज अपन ब्लड ग्रुप से शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप यानी हिंदी में रक्त समूह। रक्त समूह जो है वो किस प्रकार किसी व्यक्ति के ब्लड का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार रक्ताधान होता है, यानी ब्लड को कौन दे सकता है और कौन ले सकता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी ए बी। और वो इसको एबीओ इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जिस मनुष्य के जो रक्त है उसकी आरबीसी पर अगर ए एंटीजन उपस्थित है तो उसको अपन कहते हैं रक्त समूह है। जिसके आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन बी उपस्थित है तो उसको अपन कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। और जिसके ऊपर दोनों उपस्थित हैं उसको अपन ए बी। और जिनके उपस्थित ऊपर जिनकी जो आरबीसी है उसकी झिल्ली के ऊपर अगर दोनों ही एंटीजन एब्सेंट हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ओ। तो मुख्य रूप से ए बी ओ यानी तीन ए बी ओ, या तो एंटीजन ए है उसके ऊपर, या एंटीजन बी है, या एंटीजन ए बी है, या फिर एंटीजन नहीं है ना, एब्सेंट है। उस आधार पर इसको ब्लड ग्रुप को ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ए बी की खोज डिकास्टेलो स्टुरली ने की थी और आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की। किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसर्च नामक बंदर में की। किसमें की थी? रिसर्च नामक बंदर में इसकी खोज की थी। आरएच, ऐसा व्यक्ति जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके अंदर ये आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं? आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कहते हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो 85 से लगा करके 90% तक जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, कितने? 85 से 90% लोगों के अंदर आरएच पॉजिटिव यानी आरएच फैक्टर पाया जाता है, और 10 से 15% लोगों में आरएच नेगेटिव यानी आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। भारत के अंदर देखें तो ये लगभग 95-97 और नहीं पाए जाने वालों में कौन सा है, यानी कि आरएच नेगेटिव कौन सा होता है? कितने परसेंट होता है? 3 से 5% तक। एंटीजन एक बाह्य कारक होता है। एंटीजन की अगर अपन बात करें तो क्या है? ये पर्यावरणीय कारक या फिर बाह्य कारक होता है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? ये बात इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन जो है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। इसे एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। एंटीजन के प्रेरण से शरीर में बनने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? यानी कि जो एंटीबॉडी है वो प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। एंटीजन की प्रेरणा से क्या बनेगी? एंटीबॉडी। शरीर में इसका निर्माण होगा एंटीबॉडी का, एंटीजन की प्रेरणा से। एंटीजन के विपक्ष में एंटीबॉडी बनती है जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी भी बोलते हैं, जो सीरम या प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? सीरम या फिर प्लाज्मा में। यानी कि आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है? एंटीजन पाई जाती है, और सीरम या प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। किसकी? एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या उसकी प्रेरणा के फलस्वरूप एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इसको अपन एग्लूटिनोजन कहते हैं। किसको? एंटीजन को। और एंटीबॉडी क्या कहते हैं अपन? एग्लूटिनिन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन। एंटीजन एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? दोनों ही, यानी दोनों ही प्रोटीन है। दोनों ही क्या है? प्रोटीन है। एंटीजन और एंटीबॉडी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर फाइबर, मतलब ये ऑप्शन आ सकते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? यहाँ पर प्रोटीन है। जो जाति विशिष्ट होते हैं इनकी आपस में क्रिया को समूहन कहते हैं। इनकी आपस में क्रिया होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? समूहन, एग्रीगेशन, है ना। समूहन का मतलब एग्रीगेशन, मतलब जब ब्लड चढ़ जाता है तो उस समय ये समूहन की घटना घटित होती है, एग्रीगेशन होता है। रक्त में से अगर निकाल दिया जाए रक्त कणिका, क्योंकि अपन जानते हैं कि रक्त किससे बना होता है? एक तो प्लाज्मा और एक रक्त कणिका। किससे बना होता है? प्लाज्मा और रक्त कणिका। यानी कि रक्त में से अगर रक्त कणिका निकाल दी जाए, माइनस कर दी जाए, तो क्या बच जाता है पीछे? प्लाज्मा। क्या बच जाता है?
आपको ये भी पता है कि प्लाज्मा रक्त का कितने प्रतिशत भाग होता है? 55%। कणिकाएं कितने प्रतिशत होती है? 45%। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि प्लाज्मा में ज्यादातर क्या होता है? जल होता है। कितने प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत तक होता है? कितना? 90-95 के आसपास होता है ना। 90-95% के आसपास क्या होता है? जल होता है। किसमें? प्लाज्मा में। अगर अपन प्लाज्मा में से निकाल लें फाइब्रिनोजन, क्या निकाल लें? फाइब्रिनोजन, जो कि किसमें काम आता है? ये क्लोटिंग में, क्लोटिंग थक्का है ना, फाइब्रिनोजन। यानी प्लाज्मा में से अपन फाइब्रिनोजन निकाल लें तो क्या बचेगा पीछे? सीरम। क्या बचेगा? सीरम। अपन ने ये भी पढ़ा था कि ऊपर एंटीबॉडी जो है वो किसमें पाई जाती है? नहीं, एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा या सीरम में। प्लाज्मा या फिर किसमें पाई जाती है? सीरम में। मतलब प्लाज्मा इसी का, रक्त का ही तो भाग है। रक्त का जो भाग है जिसमें से क्या निकाल दे अपन? कणिकाएं निकाल दे। क्या निकाल दे? कणिकाएं कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है ना। तो कणिकाएं निकाल दे तो पीछे प्लाज्मा या सीरम में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है? एंटीजन। क्या पाई जाती है? अब यदि अपन रक्त में से क्या क्या निकाल लें? आरबीसी निकाल लें और प्लेटलेट्स निकाल लें। समझ गए आप लोग? यानी कि रक्त में से अपन क्या निकाल लें? आरबीसी और प्लेटलेट्स। समझना, पीछे कौन कौन सी चीजें बची? एक तो प्लाज्मा बचा, पूरा प्लाज्मा बचा हुआ है। दूसरा डब्ल्यूबीसी, और क्या बचा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मिलकर के क्या बनाते हैं? लसिका। क्या बनाते हैं? लसिका का निर्माण करते हैं। यानी यदि आपसे पूछे कि लसिका का मतलब क्या होता है? लसिका का मतलब रक्त में से क्या निकाल दिया जाए? आरबीसी और प्लेटलेट्स यदि निकाल दिया जाए तो पीछे जो भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा? लसिका। जो कि कहाँ पाया जाता है? रक्त वाहिनियों और ऊतकों के बीच में पाया जाता है। रक्त और ऊतक के बीच का जो बिचौलिया है वो क्या है? लसिका है। अब अपन बात करते हैं रक्त समूह की। रक्त समूह ए प्रकार, बी, ए बी और ओ। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कि निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह है। ओ नेगेटिव वाला है। कौन सा है? ओ नेगेटिव। निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह है। अब आपको ये तो पता है कि भाई ये भी सर्वग्राही है और ओ क्या है? सर्वदाता है। लेकिन ऑप्शन में यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्वदाता कौन सा है? ओ नेगेटिव। सर्वग्राही कौन सा है? तो देखिए, रक्त समूह ए क्यों है? क्योंकि इसकी जो आरबीसी है उसके सतह के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है। जिसकी सतह पर जो एंटीजन पाया जाएगा उसी आधार पर उस रक्त समूह का नाम होगा। जिसके ऊपर जो एंटीजन होगा उसी आधार पर उसका क्या नाम होगा? रक्त समूह का नामकरण होगा। जैसे यदि आरबीसी के ऊपर, आरबीसी जो सतह है उसके ऊपर यदि एंटीजन ए पाया जाता है तो रक्त समूह कौन सा हो गया? ए। और उसकी सतह पर यदि एंटीजन बी पाया जाता है तो रक्त समूह कौन सा हो गया? बी। यदि उसकी सतह पर दोनों प्रकार के एंटीजन अर्थात ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो रक्त समूह क्या हो गया? ए बी। और यदि किसी आरबीसी की सतह पर दोनों ही प्रकार की एंटीजन एब्सेंट है, कोई नहीं है, इसका मतलब रक्त समूह क्या होगा? ओ। कौन सा होगा? ओ। समझ गए आप लोग? किसकी उपस्थिति के आधार पर? एंटीजन की उपस्थिति, जो कि कहां रहती है? आरबीसी की सतह पर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, है ना। तो देखिए, एंटीजन ए उपस्थित है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और ओ है तो मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है तो क्या है? ओ। रक्त समूह कौन सा है? ओ। अब देखिए, एंटीबॉडी इनके विपरीत पाई जाती है। यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल बी। ये स्मॉल में रहेंगे। किसमें रहेंगे? अब क्यों क्यों भाई? देखो, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में एग्रीगेशन हो जाता है, समूहन की प्रक्रिया होती है। दोनों में क्या हो जाता है? समूहन की प्रक्रिया होती है, यानी कि गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। कब? जब ए और ये एंटीजन का ए और एंटीबॉडी का स्मॉल ए
आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। तो देखिए जिनमें एंटीजन ए होता है उनमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, बी, स्मॉल बी। अगर ये एंटीबॉडी इसमें पाई जाती तो क्या हो जाता, समूहन हो जाता। क्या हो जाता, समूहन। ये ब्लड किसको देगा, ए वाला किसको देगा, एक तो स्वयं को देगा और दूसरा किसको देगा, ए बी को। किसको देगा, ए बी को। और ये लेगा किससे, एक तो ए से लेगा और दूसरा ओ से। इसलिए क्या लेगा क्योंकि वो तो दाता है, वो तो क्या है, सर्वदाता है ना, यूनिवर्सल डोनर है। बी देखिए, बी रक्त समूह बी, एंटीजन बी के कारण है, और जिसमें एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, स्मॉल ए। कौन सी होगी, स्मॉल ए। अब ये रक्त किसको देगा, एक तो स्वयं को, एक इसकी जाति को। इसकी जाति का वर्ग किसमें है, ए बी में है। एक तो ये किसको देगा, स्वयं को, और दूसरा किसको देगा, ए बी को। अब ये लेगा किससे, एक तो स्वयं से और दूसरा, देखिए यहां पर इसने दिया तो ए बी को भी है, ए बी देता नहीं है किसी को, ए बी कहता है कि भाई आने दो। ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सार्वत्रिक ग्राही है। क्या है, ग्राही है, लेकिन देता नहीं है। देता तो कौन है सबको, ओ देता है। कौन देता है, ओ। तो ये देखिए किससे लेगा, एक तो बी से लेगा और एक किससे लेगा, ओ से लेगा। ए बी, ए बी में एंटीजन कौन सी पाई जाएगी, दोनों एंटीजन पाई जाएगी, और इनमें एंटीबॉडी दोनों। देखो अब ये है कि भाई अब इसमें इसके विपरीत अगर बी पाई जाए तो इसमें एंटीजन बी भी है तो समूहन की संभावना बढ़ती है। अगर ए पाए जाए, ए पाए जाए तो इसके साथ में समूहन की संभावना बढ़ती है, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और समूहन नहीं होता है। तो देखिए एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट रहती है, किसको देगा, केवल ए बी को। किसको देगा, ए बी को ही देगा। और किस किस से लेगा, सबसे ही लेगा। ये किससे लेगा, सबसे ही लेगा, यानी कि ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है, सार्वत्रिक ग्राही। क्या है, सार्वत्रिक ग्राही। ए बी से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और ओ से तो लेगा ही लेगा। क्यों, क्योंकि वो तो सार्वत्रिक दाता है। समझ गए, एक तो स्वयं से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा और ओ से लेगा। अब ओ रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ में एंटीजन एब्सेंट होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, रक्त समूह ओ। इसके एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। रक्त समूह ओ एंटीजन एब्सेंट है तो इसकी विपरीत स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएगी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब ये किसको देगा, ये ओ जो है सार्वत्रिक दाता है तो ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। लेगा किससे, केवल ओ से लेगा। केवल क्या लेगा, ओ से लेगा, ये दूसरों से नहीं लेगा। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्वदाता कौन सा है, ओ नेगेटिव। इशारा याद रखें आप लोग, है ना। और सर्वग्राही क्या है, ए बी पॉजिटिव। ये वो तो अपना आप बन जाती है फिर बाद में, जो रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता वो तो बढ़ती है फिर बाद में। हाँ, ये तो उपस्थिति के आधार पर इनके प्रकार है, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर है, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप के प्रकार। एंटीजन ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए, बी उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी दोनों उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और दोनों में कोई नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। यदि RH पॉजिटिव नर की शादी RH नेगेटिव मादा से करवा दी जाए, है ना, यानी कि यदि माता होने वाले बच्चे की अगर माता नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप उसका क्या है, नेगेटिव है, तो उसकी प्रथम संतान सामान्य होती है। प्रथम संतान क्या होगी, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन द्वितीय प्रकार की संतति या उससे आगे जो संतति बनेगी उसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उसमें रक्त का गुच्छा बन जाता है और बच्चा लगभग ये संभावना रहती है कि भाई वो मर सकता है। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। इससे बचने के लिए प्रथम प्रसव के तुरंत बाद NTD का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें IgG प्रतिरक्षी होती है। कौन सी होती है, ये प्रतिरक्षों के प्रकार है, 5 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है।
उनमें से ये आईजीजी प्रतिरक्षी किस इंजेक्शन में पाई जाएगी? एंटी-डी, एंटी-डी इंजेक्शन है और ये क्या है? प्रतिरक्षी का प्रकार है। प्रतिरक्षी का मतलब समझ गए आप लोग? एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी का मतलब क्या है? एंटीबॉडी, यानी एंटी-डी का इंजेक्शन लगवाएंगे तो आईजीजी प्रतिरक्षी बनेगी। टेबलेट रोगम, रोहिलम, रोहिलिन दी जाती है इसमें। ये तो इंजेक्शन है ना, एंटी-डी, और ये टेबलेट है। ये जीनोटाइप के आधार पर है रक्त समूह। किसके आधार पर? जीनोटाइप। जैसे मेंडल का अध्ययन किया होगा आपने, जैसे लंबेपन का लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। स्मॉल मतलब बौनेपन का लक्षण कौन सा है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। वो लंबेपन के लक्षण का जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसी प्रकार रक्त समूह में भी इसी प्रकार है। अगर ये जीनोटाइप होता है आई ओ या आई जीरो के, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आई जीरो तो रक्त समूह क्या होगा? जीरो का मतलब ओ होगा। क्या होगा? ओ। यानी ये समयुग्मजी है। ये क्या है? समयुग्मजी। और आई ए और आई बी है, यानी ये विषम युग्मजी है। तो रक्त समूह कौन सा होगा? दोनों हो गए इसमें, ए और बी, तो क्या होगा? रक्त समूह ए बी होगा। आई ए तो रक्त समूह क्या होगा? ए। समयुग्मजी है। आई जीरो, ये क्या है? दोनों देखो, ये दोनों रक्त समूह है तो ए, लेकिन ये तो कौन सा है? समयुग्मजी। और ये कौन सा है? ये बच्चे का लिंग निर्धारण या उसका पता करने में काम आता है, भाई ये संतान किसकी हो सकती है। यहां से भी पता लगाया जा सकता है, जैसा अपन आगे देखेंगे। आई बी रक्त समूह क्या होगा? बी। आई ओ तो रक्त समूह क्या होगा? बी। क्योंकि मेंडल का प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं। यहाँ पर बी और ओ में जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है? बी का है, इसलिए। और यहाँ पर ए और ओ में कौन सा प्रभावी लक्षण है? ए का है। जो प्रभावी लक्षण होगा वही प्रकट होगा। तो यहाँ पर देखिए, आई बी इसका मतलब रक्त समूह क्या होगा? बी। आई ओ मतलब रक्त समूह क्या होगा? बी। जिसमें सेम प्रकार के जीनोटाइप हैं वो समयुग्मजी हैं, और जिनमें अलग अलग जीनोटाइप हैं वो क्या है? विषम युग्मजी। यदि नर का रक्त समूह ए है, समझना आप लोग, नर का रक्त समूह क्या है? ए। मादा का रक्त समूह बी हो तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? यदि इनके रक्त समूह विषम युग्मजी है। इनके रक्त समूह क्या है? विषम। अब देखिए, यदि नर का रक्त समूह ए है, नर का रक्त समूह क्या है? ए, और मादा का रक्त समूह क्या है? बी। अब देखिए, ए रक्त समूह के लिए दो स्थितियां हैं, या तो उसकी जो जीनोटाइप है वो क्या हो? आई ए, या फिर क्या हो? आई ओ या जीरो, है ना। और रक्त समूह बी के लिए क्या है? आई बी आई जीरो या ओ, है ना। तो देखिए, यहाँ पर अपने बताया है कि भाई इनके रक्त समूह विषम युग्मजी है। इसका मतलब अपने को सेम वाले लेने नहीं है, सेम वाले लेना नहीं है। आई ए का मतलब रक्त समूह ए है, इसका मतलब जीनोटाइप क्या रहेगा? आई ए आई ओ। रक्त समूह बी विषम युग्मजी है, आई ओ। तो देखिए, इनका रक्त समूह इस प्रकार हो जाएगा। नर का रक्त समूह ए है और मादा का क्या है? बी। ये अपने को पता है, ये अपने को ऑलरेडी जांच के द्वारा पता चल गया है कि भाई इसका रक्त समूह ए विषम युग्मजी वाला है और इसका रक्त समूह बी समयुग्मजी वाला है। तो देखिए, सॉरी, विषम युग्मजी, दोनों में क्या है? विषम युग्मजी है। ए का विषम युग्मजी का जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई ओ। बी का क्या होगा? आई बी आई ओ। अब देखिए, इनमें जो क्रॉस होगा वो क्रॉस होने की संभावनाएं क्या क्या बनती है, ये देखिए। ये वाला देखना, ये वाला एक तो क्रिया करेगा इससे और एक बार क्रिया करेगा इससे, समझे कैसे? जैसे आई ए जो है ये एक बार तो किससे क्रिया करेगा? ये देखो, तो क्या बना? आई ए आई बी। क्या बना? आई ए आई बी। अब यही एक बार इसने इससे क्रिया कर ली, एक बार ये दूसरी बार में ये किससे करेगा? आई ओ से करेगा। किससे करेगा? तो क्या बना? आई ए आई ओ। फिर इसका नंबर खत्म हो गया, इसने दोनों से कर लिया है संयोजन, है ना। किसने? आई ए ने। अब नंबर किसका है? आई ओ का। अब देखिए,
ये एक बार तो करेगा इससे और एक बार इससे। इससे जब हुआ तो क्या हुआ, आई बी, मतलब ये बी जो प्रभावी है वो पहले आएगा, आई बी आई ओ, और फिर इसने इसके साथ में किया तो क्या आया, आई ओ आई। अब अपने पास ये 4 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। यानी कि होने वाली संतान यदि विषम युग्मजी माता पिता हैं उनके रक्त समूह में, तो होने वाली संतान इस प्रकार की हो सकती है। यानी कि उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ओ भी। ये कैसे निकला, ये अपन ने ऊपर देख लिया है। ये समयुग्मी हुआ, ए बी हो गया, ए और बी समयुग्मी नहीं है, सॉरी विषम युग्मी है। ए और बी अगर दोनों हैं तो ए बी होगा, ए और ये अप्रभावी है तो क्या होगा, ए होगा, बी अप्रभावी तो प्रभावी कौन सा होगा, बी होगा। ये दोनों हैं तो रक्त समूह क्या होगा, ओ। क्या होगा, रक्त समूह ओ। तो यदि माता पिता जिसमें से पिताजी ए ने मतलब ए ब्लड ग्रुप है और वो विषम युग्मजी है, कौन सा है, और माताजी का ब्लड ग्रुप बी है और वो कौन सा है, विषम युग्मजी है, तो होने वाली संतान का जो ब्लड ग्रुप है चारों में से कोई सा भी हो सकता है, चारों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। यहां से बच्चे को पहचानने में दिक्कत आ सकती है। क्यों, क्योंकि कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। कब, कौन सी स्थिति में, विषम युग्मजी पिताजी का ए और माताजी का बी हो। अब आगे देखिए, यदि नर का रक्त समूह ओ, पिताजी का रक्त समूह ओ और मादा का रक्त समूह ए बी है, क्या है, ए बी है, तो देखिए नर का ओ है, नर का क्या है, ओ, और ये आप लोग ये माने कि ये समयुग्मजी है, ये क्या है, समयुग्मजी है। ये जांच द्वारा माता का तो पता, जैसे बच्चा गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया तो माता पिता अपने पास है तो अपन उनका तो परीक्षण कर ही सकते हैं। परीक्षण में ये पाया गया कि जो नर है उसका रक्त समूह ओ है और मादा का कौन सा है, ए बी है। अब वो ओ है, इसका मतलब ये समयुग्मजी होगा। क्या होगा, अपन ये पढ़ते ही नहीं पढ़ते, शुद्ध बोना है, इसका मतलब वो क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। उसके साथ में अगर कैपिटल टी आ गया है, इसका मतलब वो बौनेपन को प्रकट नहीं होने देगा। बौनेपन को प्रकट होने देगा क्या, नहीं होने देगा। इसी प्रकार अपन यहाँ पर अगर ये लिख देते आई ए आई ओ, तो यहाँ पर ये किसका लक्षण ग्रुप क्या आता है, इसका आई ए आता। ब्लड ग्रुप कौन सा होता, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता, ए हो जाता। कौन सा हो जाता, ये ए हो जाता। यानी कि आई ओ है नर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया, और मादा का क्या है, ए बी है, तो एक तो आई ए और एक दूसरा क्या है, आई बी। अब इनकी ये करवाइए, क्रॉस करवाइए, इसका क्रॉस एक बार तो ए से करवाना है, दूसरी बार किससे करवाना है, बी से। हाँ तो देखिए अपन ने इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या आया, ए पहले आएगा, ये बाद में आएगा। फिर इसका क्रॉस अपन ने इससे करवाया, क्या आएगा, फिर इसका क्रॉस अपन ने इससे करवाया, क्या आएगा, फिर इसका क्रॉस अपन ने इससे करवाया, क्या आएगा, आई बी आई। अब देखिए प्रभावी लक्षण कौन सा, ए है, रक्त समूह क्या आएगा, ए, यहां पर क्या आएगा, बी, इधर क्या आएगा, ए, इधर क्या आएगा, बी। अब आपको जो बच्चा मिला है वो माना कि ओ ब्लड ग्रुप का मिल गया, किसका मिल गया, ओ ब्लड ग्रुप का मिल गया है। इसका मतलब वो बच्चा माता पिता की संतान नहीं, समझ गए, वो बच्चा उस माता पिता की संतान नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, यदि उसकी पिताजी का रक्त समूह ओ है और माता का रक्त समूह अगर ए बी है, तो होने वाला बच्चा या तो ब्लड ग्रुप उसका ए होगा या फिर उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। न तो उसका ओ हो सकता है और न ही उसका ए बी हो सकता है, ए बी भी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चे को पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाता। बच्चा मिल गया है, जैसे पहले वाली स्थिति में अपन ने देखा कि चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, वहां से नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा 50% ये चांस है कि जो मिला है वो बच्चा ऊपर दिए गए जो माता पिता है उन्हीं का है या नहीं। अगर सीधी सी बात कट हो गई, माना कि अपन ने जिस जो बच्चा अपने को मिला उसका ब्लड ग्रुप भी ओ निकल गया, तो फिर आगे जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। माना कि उसका ब्लड ग्रुप क्या निकल गया, ए बी भी निकल गया, तो भी
ये स्पष्ट हो गया कि वो उसके माता पिता नहीं है, उस बच्चे के माता पिता वो नहीं है। ये था अपने ब्लड ग्रुप। आगे अपन देखते हैं अपने हृदय का, हृदय जो कि शरीर का सबसे वन ऑफ द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अपने शरीर का सबसे व्यस्ततम जो हिस्सा है, अगर ये थोड़ी सी अपनी तरह नींद निकालने लग जाए तो ये अपने लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसा अंग या ऑर्गन जो शरीर का सबसे व्यस्ततम हिस्सा है, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। वजन इसका लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। ये मुट्ठी के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है और लेफ्ट साइड में स्थित होता है। किस साइड में है? लेफ्ट साइड में स्थित होता है। मध्य अवकाश में ये स्थित होता है। बीच में जो अवकाश होता है लेफ्ट साइड में, बीच में जो गुहा है, उस गुहा के अंदर वो स्थित रहता है, पसलियों के नीचे। हृदय के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यह श्वेत तंतु में योजी उत्तक का बना होता है। पेरिकार्डियम भी अपन आगे देखेंगे, 2-3 सतह होती है इसके ऊपर। मछलियों में वीनस हृदय या द्विकोष्ठीय हृदय होता है। मछली में कितने कोष्ठी होता है? जो अपना मनुष्य में कितने कोष्ठी है? 4 कोष्ठी है। कितने कोष्ठी है? ऊपर के आलिंद, नीचे नीलय, है ना। ऊपर 2 कोष्ठ आलिंद, नीचे के 2 नीलय। इधर मछली के अंदर 2 कोष्ठी होता है, एक आलिंद होता है और दूसरा नीले होता है। उभयचर में 3 कोष्ठी होता है। उभयचर एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर जैसे मेंढक हो गया, इनमें कितने होते हैं? 3 कोष्ठी होते हैं। उसमें 2 आलिंद ऊपर के और एक नीले नीचे। रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग, इसमें अपूर्ण 4 कोष्ठी होता है। क्या होता है? मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, लेकिन कोष्ठ 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। ये अपने लगभग थोड़ा समीप लगते हैं, मतलब रिश्तेदारी में। कौन? रेप्टिलिया या सरीसृप। मगरमच्छ, घड़ियाल, पक्षी, स्तनधारी, इनमें पूर्ण 4 कोष्ठी होते हैं। कौन कौन? मगरमच्छ में, घड़ियाल में, पक्षी में, स्तनधारी में। जो अपने बच्चों को या होने वाली संतान को स्तन के माध्यम से भोजन देते हैं, उनको स्तनधारी बोलते हैं, मैमेलिया जिसको अपन बोलते हैं। इनमें पूर्ण 4 कोष्ठी होते हैं। इसमें हृदय कितना होता है? पूर्ण 4 कोष्ठी। 2 कोष्ठी हृदय किसमें था? मछलियों में था। और 3 कोष्ठी किसमें था? एम्फीबियंस में था। और 4 कोष्ठी लेकिन अपूर्ण किसमें था? सरीसृप, जिसको रेप्टिलिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, उनमें अपूर्ण 4 कोष्ठी है। पूर्ण विकसित 4 कोष्ठी किसमें है? मगरमच्छ, घड़ियाल, पक्षी और स्तनधारी। पक्षियों में भी, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना, पक्षियों में भी पूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। प्लीहा रक्त का स्टोरेज वाला सिस्टम है, संग्राहक है। प्लीहा रक्त का स्टोरेज वाला, तोड़ फोड़ वाला। अपन ने देखा नहीं देखा? पहले अपन प्लीहा के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हृदय की संरचना है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। जैसे एक दिन पहले अपन ने देखा था, ऊपर के दोनों ही क्या है? आलिंद। नीचे के दोनों ही क्या है? नीले। ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के नीले। अब आप लोग ये देखिए, इन चारों में ही प्रत्येक में से एक एक नली या एक रक्त वाहिनी निकली हुई है। देख लीजिए, है ना। ये जैसे निकली हुई है, आई हुई है। ये फुफ्फुस शिरा, जो कि फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर लाती है। क्या करती है? फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर लाती है, इसमें उड़ेलती है। इधर महाशिरा, ये क्या है? महाशिरा, जो कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त इकट्ठा करके, यानी जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है, उसको उड़ेलती है। किसमें? दाएं आलिंद में। किसमें उड़ेलती है? दाएं आलिंद में। अपन पहले मोटे मोटे बात देख रहे हैं। ये कौन सी शिरा हो गई? फुफ्फुस शिरा। क्या करती है? फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रुधिर लेकर के किसमें डालती है? बाएं आलिंद में। किसमें डालेगी? बाएं आलिंद में। इधर देखिए, ये कौन सी है? महाशिरा। महाशिरा शरीर के महान भागों से रक्त को इकट्ठा करके इसमें उड़ेलती है। किसमें? दाएं आलिंद में। फिर आप देखिए, एक
ये नली निकली हुई है, एक ये फुफ्फुस धमनी, इसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। यानी कि ये जुड़ी किससे रहती है? फुफ्फुस से। यानी कि मैंने आपको ये बताया था पहले ही कि ये नीले वाले भाग है, नीले पंपित होते हैं, इसलिए नीले की दीवारें क्या रहती है? थोड़ी मोटी होती है। नीले की दीवारें क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि इसको रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ से ये रुधिर किसमें, ये कौन सा रुधिर आ रहा है? अशुद्ध या विऑक्सीजनित रुधिर आ रहा है। इस वाले पार्ट में कौन सा, दाएं वाले भाग में कौन सा रुधिर बहता है? अशुद्ध या विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। अब ये शरीर से जो अशुद्ध रुधिर आया, इसको फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ भेजा जाता है? फुफ्फुस में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? फुफ्फुस में भेजा जाता है। इधर देखिए, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फुफ्फुस में से कौन सा रुधिर आया? ऑक्सीजनित रुधिर आया। यानी कि ये वाला जो भाग है उसमें कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध या ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, जिसमें क्या जुड़ी हुई रहती है? हेमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है। अब ये रुधिर नीचे आया, यहाँ से पंपित होकर के ये शुद्ध रुधिर किस में जाता है? महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। कहा जाता है? पूरे शरीर में। मुख्य रूप से ये इसकी जो चार जो विद्युत नहीं सॉरी रक्त नलियां जो थी, या अपन ये कह सकते हैं कि रक्त लाने और ले जाने की जो शिराएं और धमनियां थी, इसके बारे में देखा। ये फुफ्फुस शिरा फुफ्फुस से क्या करती है? देखो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो, शिरा वो है जो रुधिर को ला रही है। शिरा वो है हृदय की ओर रुधिर को ला रही है। एक शिरा तो शुद्ध रुधिर ला रही है, दूसरा क्या ला रही है? अशुद्ध रुधिर ला रही है। दूसरा धमनियों को देखो, धमनियां क्या कर रही है? रुधिर को हृदय से ले जाने वाली जो रक्त केशिकाएं और नलिकाएं होती है, उनको क्या कहते हैं अपन? धमनियां कहते हैं। एक धमनी महाधमनी कौन सा रुधिर ले जा रही है, और दूसरा ये धमनी कौन सा ले जाती है? अशुद्ध। ये फुफ्फुस में ले जाएगी और ये शरीर में ले जाएगी। अब इन कोष्ठकों में से अपन बात करते हैं। देखिए, फोरामोन ओवेलिस ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, अक्सर ये खुल जाता है यहाँ पर, इस जगह पर, है ना। छोटे बच्चों में ये ओपन हो जाता है। तो देखिए, ये फोरामोन ओवेलिस ये एक संरचना है जो दोनों ही आलिंदों के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दोनों ही आलिंदों के बीच में। दोनों ही आलिंदों के बीच में जो पट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? अंतरालिंद पट। क्या कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, दोनों ही आलिंदों के बीच में पाए जाने वाले पट को क्या कहेंगे? अंतरालिंद पट। दोनों ही नीले के बीच में पाए जाने वाले पट को क्या कहेंगे? अंतरा नीले पट। ये नीचे होगा, ये देखिए, है कि नहीं है? तो पहले अपन मोटी मोटी चीजें अपन ने ये देखी है। क्या चीज देखी है अपन ने? हृदय के 4 कोष्ठक हैं, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 नीले। फिर ये कौन कौन सी रक्त नलिकाओं से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में अपन ने देखा। फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, नीचे चलिए महाधमनी और फुफ्फुस धमनी। समझ गए? इसके बाद में जैसे दोनों ही आलिंद हैं, दोनों ही आलिंदों के बीच में जो पर्दा पाया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे? अंतरालिंद पट। पट का मतलब पर्दा हो गया, अंतरालिंद पट। और दूसरा अंतरा नीले पट का मतलब क्या हो गया? दोनों नीले के बीच में, यानी ये कौन सा हो गया? अंतरा नीले पट। अब अपन इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको देखते हैं। उनमें से नंबर 1 आ जाती है आपके फोरामेन ओवेलिस, छोटे बच्चों में ये खुलती है। दूसरा, यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, रुधिर जब आता है तो ये कपाट है, जैसे ये तो त्रिवलन कपाट है। ये कौन से है? हिंदी में याद रख ले आप लोग, ट्राई वाले हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राइक्लिप, ट्राइक्सिप, ट्राइकेप्सिड, है ना। त्रिवलन कपाट। और इधर है द्विवलन कपाट। ये कौन से है? द्विवलन। आप लोग इनको द्विवलन से याद रखना है। इधर कौन से कपाट है? इधर कौन से हैं? किनके बीच में पाए जा रहे हैं? आलिंद और नीले, यानी कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो कपाट पाया जा रहा है उसको कौन सा कपाट कहते हैं? त्रिवलन कपाट। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो कपाट पाया जा रहा है वो कौन सा है? द्विवलन कपाट। अब ये जो है ये जुड़े हुए हैं, इनको हृदय रज्जु कहते हैं।
ये पेपिलरी पेशी होती है, ये पुरकिंजे तंतु यहाँ पर होते हैं, इससे फुफ्फुस धमनी से जुड़े हुए इस सतह पर पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे रेशे या फिर पुरकिंजे फाइबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर अर्धचंद्राकार वोल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार वोल्व पाए जाते हैं, जो कि जब इनको बंद होना होता है तो उस समय ये बंद हो जाते हैं इस जगह पर। यहाँ पर हिंज के बंडल हैं। और कौन सा भाग बच गया? ये हृदय खांच है। ये दोनों ही आलिंद के बीच में इस प्रकार ये खांच रहती है, संरचना में आता है। ये ऐसे नोड है, साइनिक एट्रियोकुलेटर है, जिसको अपन पेसमेकर भी कहते हैं। ये आवेग को स्टार्ट करती है, रक्त का जो आवेग है उसको क्या करती है? पेसमेकर यानी क्या होता है? गति निर्धारक। पेसमेकर का मतलब गति निर्धारक, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ये ऐसे नोड, यहाँ से ही हृदय की गति प्रारंभ होती है। और कौन सा रह गया चीज? ये राइट वाला भाग है, और ये कौन सा है? लेफ्ट वाला भाग। राइट वाले भाग में कौन सा रुधिर बहेगा और लेफ्ट वाला में क्या बहेगा? शुद्ध। अब अपन एक एक करके थोड़ा पढ़ेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना में 3 परतें होती है। हृदय की आंतरिक संरचना में कितनी परतें होती है? एक तो होती है एपिकार्डियम, जो कि सबसे, मैंने आपको बताया था कि हृदय के चारों ओर 3 स्तरों में परतें पाई जाती है, सूक्ष्मात्मक आवरण प्रदान करती है। उनमें से पहली कौन सी है? कार्डियम नाम आएगा हृदय से संबंधित। क्या आएगा? क्योंकि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? कार्डियोलॉजी। ये जो इसके ऊपरी जो परत होती है एपिडर्मिस, ये एपिकार्डियम है, सबसे बाहरी परत। बीच वाली को मायोकार्डियम कहते हैं, और अंदर वाली को एंडोकार्डियम, है ना। 3 परतें होगी। कितनी? 3। सबसे बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हृदय की सर्वप्रथम धड़कन ऐसे नोड से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? जिसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं या हृदय का हृदयी कहते हैं। और ये पेसमेकर किसी के, अगर ये ठीक से ऐसे नोड ठीक से काम नहीं करती थी, ऑपरेशन के द्वारा ऐसे नोड मतलब पेसमेकर स्थापित भी किया जाता है, जिसमें एक बैटरी लगाई जाती है हृदय के अंदर। पेसमेकर स्थापित भी किया जा सकता है हृदय की गति को लयबद्ध संकुचन के लिए। यहाँ से ऐसे नोड से हृदय की धड़कन जो है वो प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? ऐसे नोड से। इसे पेसमेकर भी कहते हैं। ये गति निर्धारक है। कृत्रिम पेसमेकर लिथियम अथवा टाइटेनियम का बना होता है। किसका बनाते हैं? लिथियम टाइटेनियम का। किसका बनाते हैं? लिथियम और टाइटेनियम धातु का बनाते हैं। टीआई का मतलब क्या है? टाइटेनियम। इसको अपन पढ़ ही चुके हैं। किसमें आती है? 1 से 20 तक में आता नहीं आता? परमाणु क्रमांक बताइए। 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। ये टाइटेनियम है, धातु का बनाते हैं। हृदय धड़कन का क्रम किस प्रकार रहता है? हृदय धड़कन का क्रम देखिए किस प्रकार रहता है। ऐसे नोड सबसे पहले क्या रहेगा? इसके बाद में इसके पास में एवी नोड होता है यहीं पर। ये जैसे यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ नहीं लिख रखा है तो लिख सकते हैं, यहाँ पर होता है एवी नोड। ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व, जिसको अपन कह सकते हैं एवी नोड। यहां से स्टार्ट होगा हृदय का धड़कना, यहां तक आएगा एवी नोड तक। इसके बाद में देखिए फिर चलता है ये हिज के बंडल। हिज के बंडल दोनों नीले के बीच में है। कहाँ है? दोनों नीले के बीच में। फिर ये पुरकिंजे तंतु, और फिर कहा जाता है? ये नीले में जाता है। इस प्रकार ये हृदय की धड़कन का क्रम है। भ्रूणावस्था में दोनों आलिंदु के संधि तल पर, दोनों आलिंदु के संधि तल पर, जिसको मैंने आपको बताया था, फोरामेन ओवलिस पाया जाता है। ये एक छिद्र होता है। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से यह छिद्र खुला रह जाता है। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। पानी में यदि नाइट्रेट की अधिकता हो तो ये छिद्र दोनों आलिंदु के बीच में जो है वो खुला रह जाता है। इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। जैसे पूरा ही बच्चा लगभग उसके नाखूनों वाले अग्रिम सिरे जो होते हैं वो नीले नीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नहीं, ब्लू कलर के हो जाते हैं। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण, पानी में नाइट्रेट की अधिकता रहती है, जिसके फलस्वरूप ये जो छिद्र होता है, कौन सा?
फोरामेन ओवलिस छिद्र जो कि दोनों आलिंगों के बीच में पाया जाता है, ये छिद्र खुला रह जाता है, जिसके फलस्वरूप जो बेबी जो है यानी बच्चा जो है उसकी अंगुलियां और नाखून के जो सिरे हैं वो किस रंग के हो जाते हैं, और लगभग उस बच्चे का रंग नीले टाइप में हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको इंग्लिश में साइनोसिस भी कहते हैं। ये एक रोग हो जाता है। इसके उपचार में की होल एक सर्जरी होती है, सर्जरी के माध्यम से इस छिद्र को क्या करते हैं, बंद किया जाता है, तो ये बीमारी ठीक होती है। हृदय की प्रथम ध्वनि लब और अंतिम ध्वनि डब, लब डब, लब डब। हृदय इस प्रकार आवाज करता है, लब डब, लब डब, यूं, लब और डब, लब डब, इस प्रकार। हृदय की प्रथम ध्वनि लब कहलाती है, जो आलिंद नीले वॉल्वों के बंद होने पर सुनाई देती है। आलिंद और नीले के जो वॉल्व होते हैं वो बंद होते हैं, उसमें किसकी ध्वनि सुनाई देती है, लब, बंद होते ही, है ना, वॉल्व बंद हो जाते हैं। हृदय की द्वितीयक ध्वनि डब कहलाती है। प्राथमिक ध्वनि क्या कहलाती है, लब, फिर क्या होती है, लब डब, लब डब, लब डब, इस प्रकार चलता रहता है, जो अर्धचंद्राकार वॉल्व के बंद होने पर सुनाई देती है। अर्धचंद्राकार वॉल्व देखे नहीं देखे अपन ने, ये इनमें पाए जाते हैं, विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं रुधिर को। हृदय के एक पूर्ण चक्र में कितना समय लगता है, चक्र में 0.8 से, ये अपन निकाल सकते हैं वैसे, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, 72 बार, मतलब एक बार धड़कना है, इसका मतलब एक चक्र पूरा हो गया। अब एक चक्र का मतलब आप लोग 60 सेकंड में चक्र होते हैं 72, 1 सेकंड में 72/60 ऐसा करके निकाल सकते हैं। तो जिसे कार्डियक चक्र कहते हैं, इसको एक चक्र को क्या बोलते हैं, कार्डियक चक्र। एक धड़कन में 70 ml रक्त सप्लाई होती है, कितनी, 70 ml एक धड़कन में, एक धड़कन में कितने ml रक्त की सप्लाई होती है, 70, तो 1 मिनट में कितनी हो जाती है लगभग, ये देख लो, 70 ml के हिसाब से देखिए 5 लीटर हो जाती है, कैसे, 7 लगभग 5 लीटर, कितनी, हाँ, इसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक आयतन, किसका, एक धड़कन का, एक धड़कन में जो रक्त की सप्लाई होती है एक स्ट्रोक में, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आयतन। सामान्य हृदय धड़कन 72 प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में हमारा हृदय लगभग 5 लीटर रक्त सप्लाई करता है, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों में अंतर समझना। 1 मिनट में कितने, जिसमें 72 बार चक्र होते हैं, कितनी बार, 72 बार धड़कता है, यानी 72 चक्र होते हैं, कार्डियक चक्र होता है, 72 बार चक्र होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, कार्डियक आउटपुट, क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। और जो 70 ml रक्त की सप्लाई होती है एक धड़कन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आयतन। क्या बोलते हैं, हृदय धड़कन का बढ़ना टेकीकार्डिया, हृदय धड़कन का घटना ब्रेडीकार्डिया। सबसे अधिक हृदय धड़कन छछूंदर में होती है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसमें होती है, छछूंदर में होती है। सबसे कम हृदय धड़कन किसकी होती है, ब्लू व्हेल की, पता है चट्टान की तरह रहती है, हाथी का भी ऐसा। हृदय की धड़कन को किसके द्वारा मापा जाता है, स्टेथोस्कोप, किससे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हृदय की अनियमित आवाज मर मर के लगी है, प्रश्न है। नब्ज रेडियल धमनी में मापी जाती है, नब्ज किसमें मापी जाती है, ये जो बाहू की जो धमनी है, बाहू वाली, ये कौन सी है, रेडियल धमनी कहाँ पाई जाएगी, बाहू में, शरीर की ये जो बाहें है ना, उन बाहों में ये पाई जाती है। बीपी ब्रोंकियल धमनी में, किसमें, ब्रोंकियल यानी वायु वाली जो धमनियां होती है उनमें ये मापी जाती है। बीपी को किस में मापते हैं अपन, स्पाइगनो, और हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से। स्पाइगनो मैनोमीटर से अपन क्या मापते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जिसको अपन रक्तचाप भी कहते हैं। सर्वप्रथम बीपी का मापन स्टीफन हेल्स ने घोड़े में किया, किसने किया, स्टीफन हेल्स ने किसमें किया, घोड़े में किया। बीपी यदि 140/100
यानी ये प्रकुंचन दाब है, ये अनुशीतलन दाब है। प्रकुंचन दाब यदि 140 और अनुशीतलन दाब यदि 100 इस लिमिट से ज्यादा होता है तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, अति रक्तचाप। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अति रक्तचाप। और बीपी यदि 170 के कम हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। ये उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जिसको अपन हाई बीपी कहते हैं। बीपी के पेशेंट होते नहीं होते? हाई बीपी और दूसरी लो बीपी। ये निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। इनके छोटे मोटे लक्षण आपको भी पता होगा। अब लक्षण बताएंगे तो फिर आप लोग अपना प्रयोग करोगे मेरा कैसा हो रहा है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वभाव होता है, स्वाभाविक चीजें होती है कि भाई किसी भी बीमारी के बारे में अपन बात करते हैं तो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, मेरे में तो है नहीं। तो हाई बीपी की सीधी सी पहचान ये है कि इसमें हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर पर पसीना पसीना हो जाते हैं, ये हाई बीपी के लक्षण है। दूसरा, लो बीपी जब होती है तो क्या होता है? बेचैनी टाइप हो जाता है, फुल चक्कर आते हैं, यहाँ गिरा वहां गिरा, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। किसमें? लो बीपी है। अगर ऐसी स्थिति आपको लगती है, कौन सी इन दोनों में से कोई सी भी स्थिति लगती है, तो आपको क्या करवानी चाहिए? ईसीजी। क्या करवानी चाहिए? ईसीजी करवानी चाहिए। फिर भी उससे भी पता नहीं चलता तो आजकल वो मशीनों से और भी करते हैं एंजियोग्राफी। क्या करते हैं? एंजियोग्राफी। ईसीजी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक लंबी सी पट्टी का आती है, आपने देखा होगा, है ना? पूरे शरीर के ऊपर वो लगा करके फिर नोड लगा करके वो जांच करते हैं, ईसीजी करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इसका फोटो दे रखा है। ईईजी, ईईजी यानी इलेक्ट्रो एनसेफेलो, एनसेफेलोग्राम। एनसेफेलो किसका भाग है? डाई एनसेफेलोन मस्तिष्क का है। किसका है? मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क के पीछे वाला जो भाग है अनुमस्तिष्क के पास। ईईजी इलेक्ट्रो एनसेफेलो, ये तो इसके साथ में दिया, इसने दे दिया। अब देखिए रक्त वाहिनी। अब अपन पढ़ते हैं रक्त वाहिनी, जो रक्त को इधर से उधर ले जाती है, जो मुख्य रूप से तीन है। कौन कौन सी है? धमनी, शिराएं और रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाओं का जो जाल होता है। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियों की संरचना ये त्रिस्तरीय होनी, त्रि है ना, एक दो तीन, हाँ त्रिस्तरीय है। जैसे ये बाह्य परत है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या नाम है? जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल यानी बाहरी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरी कौन सी है? ट्यूनिका मीडिया। एक्सटर्ना, एक्सटर्ना का मतलब क्या हो गया? बाहरी। मीडिया का मतलब मिडिल वाली। और एंडो का मतलब क्या हो गया? इंटरनम, इंटरनम या फिर एंडो यानी आंतरिक। तीनों हो गई। अब इसमें इससे पहले पहले क्या लगाना आपको? केवल ट्यूनिका लगाना। क्या लगाना है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना या फिर एंडोलिथियम। ये देखो, ये आप लोग अपन जो अपनी रक्त वाहिनी होती है आप लोग लेना और उसको हटा करके फिर उसको काटना, है ना? तो काटेंगे तो ऊपरी जो लेयर रहेगी, काटने का मतलब अनुप्रस्थ काट करना है। जैसे ये लंबी नली अपने रक्त वाहिनी है, इसको अपने को यहाँ से काटना है ना? यहाँ से काटेंगे तो फिर अपने को थ्री लेयर दिखेगी। एक तो कौन सी सबसे बारी? ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर बीच में कौन सी दिखेगी? ट्यूनिका मीडिया। और फिर लास्ट में कौन सी दिखेगी? ट्यूनिका इंटरना। और अंदर गुहा रहेगी, इसमें रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। अब देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बाह्य परत है, इसमें कोलेजन तंतु होते हैं जो कि इसको स्थिरता या मजबूती प्रदान करते हैं, और ये मजबूत परत है। ये कोलेजन तंतु जो होते हैं वो मजबूती का काम करते हैं। दूसरी ये ट्यूनिका है मीडिया, ये मध्य परत है, ये अनैच्छिक पेशी इसमें उपस्थित होती है, प्रत्यस्थता पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक मतलब जिसके ऊपर अपने शरीर का नियंत्रण, मतलब अपना नियंत्रण नहीं होता है। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां शरीर में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब जैसे मेरा हाथ है, ये ऐच्छिक पेशी है, मैं ये चाहता हूँ हाथ को ऊपर ले जाऊं, हाथ ऊपर चला जाता है।
मैं ये कहता हूँ भाई हाथ नीचे आ, हाथ नीचे आ जाता है। मैं ये कहता हूँ माथा नीचे, जो झुक जाता है। इधर देखो, इधर देखो, भोजन अंदर जा रहा है, आप लोग भोजन को, भोजन रुक जा, रोको, देखिए रुकता है ये। हृदय को अपन कह देते हैं कि हृदय रुक जा, रुकता है क्या? तो जो रुक जाता है ना, अपने अनुसार कर लेता है, वो तो कौन से हो गए? ऐच्छिक। और जो अपने से रुकते नहीं है वो कौन से हो गए? अनैच्छिक। तो यहाँ पर देखिए, रक्त जो प्रवाह होता है, रक्त का जो प्रवाह होगा उसमें कौन सी पेशी होती है? अनैच्छिक पेशी होती है। जो उसको अपन ऐसे रोक कर सकते हैं, रक्त जा रहा है तो ऐच्छिक नहीं है, वहां अनैच्छिक है, अपना आप बहता रहता है, अपना कंट्रोल नहीं है। प्रत्यास्थता पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्लस प्रत्यास्थता पाई जाती है, इसलिए तो वो थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। क्या बोलते हैं इसको? पिचकना, वापस ऊपर आना, इस प्रकार ही चलता रहता है। पिचकती नहीं है हालांकि वो पूरी तरह से। ये तीसरी है, ये सरल सल की उत्तकला उत्तक की बनी होती है। सल की उत्तकला की, ये अपन आगे बढ़ेंगे, जब उत्तक बढ़ेंगे उस समय। तो देखिए, रक्त वाहिनी की संरचना में अपन ने ये देखा कि इसके ऊपर 3 परतें होती है। कितनी परतें हैं? पहली ट्यूनिका एक्सटर्नम, ट्यूनिका एक्सटर्नम, जो कि कौन सी परत है? बाह्य है। इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरी जो मीडिया वाली जो है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, इसमें अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनैच्छिक पेशी पाई जाती है, ये मध्य परत होती है। और क्या है इसमें? इलास्टिसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता पाई जाती है। तीसरी परत जो कि कौन सी है? ट्यूनिका इंटरना, है ना? तो ये सबसे आंतरिक परत है, और इसके अंदर ये सल की उपकला की बनी होती है। किसकी? सल की उपकला उत्तक की बनी होती है। उसके बाद में अंदर क्या रहती है? गुहा, जिसमें क्या बहता है? रक्त बहता है। धमनी तथा शिरा की आंतरिक संरचना में उपरोक्त तीनों ही परतें पाई जाती है। तीनों ही परतें, चाहे वो धमनी हो चाहे शिरा हो। अब धमनी आप जानते हैं कौन सी होती है? धमनी रुधिर को हृदय से ले जाने का काम करती है, अब वो चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो। शिराएं क्या करती हैं? रुधिर को हृदय में लाने का काम करती है। धमनी तथा शिरा में आंतरिक संरचना में उपरोक्त तीनों परतें पाई जाती है, जबकि रक्त केशिका की संरचना में केवल एंडोलिथियम परत ही पाई जाती है। रक्त केशिका, रक्त केशिका, धमनियां आगे रक्त केशिकाओं बढ़ जाती है, शिराएं आगे चल करके किसमें बढ़ जाती है? रक्त केशिकाएं। यानी कि रक्त केशिकाओं का छोटा छोटा, अब ऐसा थोड़ा कि एक नाला जा रहा है उसी से सब जगह सप्लाई होगी, वो आगे जाकर के छोटी छोटी केशिकाओं, रक्त केशिकाओं में जैसे धमनी भी बढ़ जाती है और शिरा भी बढ़ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रक्त केशिका। क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। छोटी छोटी असंख्य होती है ब्लड कैपिलरीज, जो अपने पूरे शरीर में फैली रहती है। अब तो ये देखिए, जो अपनी रक्त केशिकाएं जो होती है, उसकी संरचना में जो भारी परत, मध्य परत, ये दोनों नहीं पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? एंडो वाली। कौन सी? एंडोलिथियम, एंडोथीलियम, या फिर इसको क्या है? ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना पाई जाएगी। इसका दूसरा नाम और क्या है? ट्यूनिका इंटरना, ये पाई जाती है। कुछ रक्त वाहिनी ऐसी होती है जो धमनियों और शिराओं को पोषक पदार्थों की सप्लाई करती है, इन्हें वासा वेसोरम कहते हैं। जो इनको रक्त, इनको भोजन की सप्लाई करेगी, कौन? इनको धमनी और शिराओं को, उनको क्या बोलते हैं? वासा वेसोरम। सब सिस्टम बना बना रखा है भगवान ने, है ना? धमनी अपने को, धमनी और शिराएं रक्त की सप्लाई करती है, तो इनको भी तो कुछ चाहिए, उनको कौन देती है? वासा वेसोरम। अब अपन अंतर देखते हैं धमनी और शिराओं में। यह रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। ये धमनियां क्या करती है? रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। इनमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर अपवाद लिखना। अपवाद कौन सी है? महाधमनी। महाधमनी थोड़ा है, फुफ्फुस धमनी। कौन सी है? फुफ्फुस धमनी में कौन सा रुधिर बहता है? अशुद्ध बहता है, फुफ्फुस धमनी। ये शिरा है, रक्त को अंगों से हृदय में, रक्त को कहां से? अंगों से
हृदय में ले जाती है। अंग कोई सा भी हो, फुफ्फुस से भी ला सकते हैं या फिर हृदय से मतलब शरीर से भी ला सकते हैं। फुफ्फुस से भी तो लाती है ना शिराएं, उस शिरा का नाम क्या है? फुफ्फुस शिरा। इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अपवाद कौन सा है? अपवाद कौन सा है? फुफ्फुस शिरा, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में कौन सा बहता है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में कौन सा बहता है रुधिर? शुद्ध रुधिर बहता है। इनमें बीपी ज्यादा होती है। इनमें बीपी क्या होती है? ज्यादा होती है। जो बीपी ज्यादा जो मापते हैं अपन, जैसे 120 80, तो 120 वाली बीपी जो मापते हैं वो किसकी रहती है? धमनी की। और जो लो रहती है वो किसकी रहती है? शिरा की। प्रकुंचन दाब धमनियों का रहता है, अनुशीतलन दाब शिराओं का रहता है। अब देखिए इसमें बीपी कम रहती है, ये दिखाई नहीं देती, यानी कि त्वचा की गहराई में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? अब जैसे अपने ऊपर छोटी मोटी खरोंच आ जाती है, तो जैसे बिल्कुल ऊपर आई तो रक्त केशिका में आई, थोड़ी नीचे आ जाती है तो वो शिरा। और ज्यादा अगर गहरा घाव हो जाता है, और आपने ये देखा होगा कि कई बार ऐसी, जैसे यहाँ से अगर आप ये नस, अपन कहते हैं नस काट दी, नस काट देते हैं, उस स्थिति के अंदर जो आप देखना कि भाई रक्त यूं बाहर, जैसे हृदय धड़कता है उसी प्रकार बाहर निकलता है। तो जो कहने का मतलब वो कट किस पे लगा है? धमनी पर। कहाँ लगा है? धमनी के ऊपर। तो धमनी, धमनी से जो रक्त बहेगा वो तीव्र गति से बहेगा। धमनी से जो रक्त बहेगा वो क्या है? वो होगा तीव्र गति से बहेगा, क्योंकि वहां पर बीपी ज्यादा, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई घटना होती है तो ब्लड की जैसे नलियां फूट जाती है, उस प्रकार आगे वो निकलता है। जैसे नली चलती है, नहीं चलती है अपन और मोटर की नली, उस प्रकार ब्लड आगे चला जाता है। वो इसका मतलब वो धमनी वाला है। दिखाई नहीं देती, ये दिखाई देती ऊपर ही रहती है। ये कौन सी? शिराएं। इनमें बीपी कम होता, कपाट नहीं पाए जाते। इनमें क्या होते हैं? कपाट नहीं पाए जाते हैं। किसमें? धमनियों में कपाट। अब इनमें कपाट पाए जाएंगे तो रक्त धीरे चलेगा। इनमें क्या होगा? रक्त धीमा चलता है। इसका, इसमें जो रक्त बहता है उसका रंग क्या होता है? गहरा लाल होता है। ऑक्सीजनित रुधिर होता है। कौन सा होता है? अधिकतर ऑक्सीजनित। और ये हल्का नीला लाल होता है। इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी भित्ति क्या रहेगी? मोटी। क्यों रहेगी? बीपी ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो बाकी अगर भित्ति इनकी पतली रहेगी तो उस ब्लड प्रेशर को वो झेल नहीं पाएगी। और इनकी भित्ति क्या रहती है? पतली रहती है। आप लोगों को ये अंतर समझ में आ गया होगा धमनी और शिराओं का। ये रक्त परिसंचरण तंत्र वही है जो इंग्लिश में है, इसको अपन ने देख लिया था। ये वापस आ गया है। हाई बीपी, लो बीपी अपन ने देख लिया था। ये रक्त वाहिनी तीन प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। धमनी, शिरा और ये रक्त केशिकाएं, ये भी अपन ने देख लिया। ये आर्टरी और वेन्स में, इनमें अंतर है। अच्छा, ये उत्तक आ गए। अगला अपना जो टॉपिक है वो उत्तक है। उत्तक के बारे में अपन ये जानते हैं कि उत्तक कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, जिनकी संरचना क्या हो? समान हो, और जिनके कार्य क्या हो? समान हो। कोशिकाओं के ऐसे समूह को अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यहाँ पर अपन उत्तक पढ़ेंगे, उपकला उत्तक, जिसको इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। उपकला उत्तक तीन प्रकार का होता है। उपकला उत्तक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक तो सरल उपकला, दूसरा संयुक्त उपकला, और तीसरा विशिष्टीकृत। तीसरा कौन सा है? एक तो सरल उपकला उत्तक, दूसरा संयुक्त, और तीसरा सरल उपकला उत्तक में सेल की यानी कोशिकाओं की क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? एक परत। संयुक्त उपकला उत्तक में
सेल की अनेक परतें पाई जाती है ना। समझ गए? कहने का मतलब उत्तक किससे बनेगा? कोशिकाओं से। अब देखिए, यदि ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, इस प्रकार एक स्तर बना, क्या बना है? जब एक ही स्तर, यानी एक स्तर में कोशिकाएं व्यवस्थित होकर के, यानी एक स्तर पर जुड़ करके समूह बनाती है और समान कार्य करती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? सरल उपकला उत्तक। कौन सा कहेंगे? सरल। सेल की एक परत होती है, इसमें कितनी होती है? सेल की कितनी परत होती है? एक। दूसरी संयुक्त उपकला उत्तक में सेल की अनेक परतें होती हैं। एक परत ये हो गई, इसके नीचे एक परत और हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, इस प्रकार परतें होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त उपकला उत्तक। इधर भी कोशिकाओं का समूह है, लेकिन परतें कितनी है? एक। इधर भी कोशिकाओं का समूह है, लेकिन वो कोशिकाएं अनेक परतों में जुड़ी हुई। कैसे जुड़ी हुई है? अनेक परतों में। उसको अपन क्या कहते हैं? संयुक्त। और ये विशिष्टीकृत का मतलब अपने कार्य की विशिष्टीकरण के कारण जो उत्तक हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? विशिष्टीकृत उपकला उत्तक। अब अपन सबसे पहले बोलते हैं, पढ़ते हैं सरल उपकला उत्तक, जिनमें सेल की परतें कितनी होती है? सिंगल परत होती है, सिंगल लेयर होती है। इनमें पहला है सरल सल्की उपकला। पहला कौन सा है? सरल सल्की उपकला। सरल सल्की उपकला की संरचना इस प्रकार होती है, बीच में केंद्रक होता है। सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार का मतलब इसकी आकृति, कोशिकाओं की आकृति जो होती है वो कैसी रहती है? घन के आकार की होती है। बाहर से देखने पर या ऊपर से देखने पर चौकोर दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? चौकोर। जो घन होता है, क्यूब होता है, उसकी भांति ये दिखाई देती है। तीसरा है सरल स्तंभा का, नाम से स्पष्ट है, यानी इनमें क्या रहते हैं? स्तंभ रहते हैं। क्या रहते हैं? स्तंभ, यानी खंबे रहते हैं, और इनके बीच में केंद्रक। ये देख लीजिए आप लोग, ये परतें कितनी है, इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सरल, आप लोग ये सरल उपकला उत्तक है, इसका मतलब इसमें कोशिकाओं का जो समूह है वो कितनी परत में पाया जाएगा? और इधर एक से ज्यादा। जैसे अपन ये देखेंगे तो एक से ज्यादा परतें मिलेगी आपको। दिख रही नहीं दिख रही? इधर सरल वाले में कितनी मिलेगी? सिंगल लेयर। इधर एक से ज्यादा लेयर मिलेगी आपको। तो सल्की की संरचना इस प्रकार है। ये घन वाली इस प्रकार, जिसमें बाहर से देखने पर चौकोर, सल्की वाले में इस प्रकार दिखता है। सरल स्तंभाकार उपकला, स्तंभ के नुमा। आभासी स्तरित, यानी आभासी है, अपने को ऐसा लगता है कि ये स्तर है, यानी जैसे अपन ये पढ़ रहे सरल उपकला है, उसमें एक ये होगा स्तर, लेकिन आभासी रहता। आभासी का मतलब इसके अंदर बीच बीच में ही रहते हैं, अन्यथा अलग से स्तर नहीं होता है। तो ये आभासी स्तरित उपकला है। अब अपन पढ़ते हैं सरल उपकला उत्तक। जो ये 4 उत्तक अभी अपन ने पढ़े, कौन कौन से? सरल सल्की उपकला उत्तक, जिसकी आकृति आपके दिमाग में मेरे हिसाब से फिट हो गई होगी, है ना। और दूसरी घनाकार, तीसरी स्तंभाकार, और चौथी आभासी। अब ये कहां कहां पाई जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये कहां पाई जाएगी। नंबर 1, सरल सल्की उपकला। इस उत्तक की कोशिकाएं सल्क के समान चपटी होती है। कैसी होती है? सल्क के समान चपटी, इस प्रकार। इनके बीच में केंद्रक होता है, वैसे इस प्रकार इस सल्क के समान चपटी ये कोशिकाएं होती है, जो एक परत के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनका केंद्रक भी क्या होता है? चपटा, यानी ये चपटी होती है। ये उत्तक कुछ स्थानों पर फर्श पर लगी टाइलों के समान दिखाई देती है। इसकी बात ही टाइलों के समान दिखाई देती है। इसी कारण इसे पेवमेंट उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेवमेंट, यानी एक पगडंडी कहते हैं, या फिर रास्ता जो होता है, रास्ते पर अपन वो पेवर बिछाते नहीं बिछाते हैं, रास्ता होता है जैसे, उसके ऊपर वो टाइल बिछाते नहीं बिछाते हैं, जिसको अपन गट्टे बोलते हैं, उसकी भांति ये दिखाई देती है। ये उत्तक ये हो गया। कुछ स्थानों पर ये उत्तक लहरदार भी होता है, तो इसे तरंगित भी कहते हैं। ये उत्तक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सल्की उपकला उत्तक कहाँ पाया जाएगा? जहाँ फिल्ट्रेशन होता है और जहाँ विसरण की गतिविधि होती है ना, वहां पर ये पाया जाता है। बोमन संपुट में कहाँ पाया जाएगा?
बोमन संपुट, बोमन संपुट आपने पढ़ा होगा कहाँ होता है। बोमन संपुट नेफ्रॉन का भाग है। किसका? नेफ्रॉन वृक्क की इकाई है। नेफ्रॉन क्या है आपने पढ़ा होगा। बोमन संपुट यहाँ रक्त झेलता है ये बोमन संपुट। इसके बाद में वो समीपस्थ कुंडलित भाग हेनले का लूप होता है। फिर इधर संग्राहक नलिका होती है। नेफ्रॉन की संरचना कभी आपने पढ़ी होगी, उसमें ये जो प्याले नुमा संरचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बोमन संपुट, जिसमें रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो वो बोमन संपुट जो है ये किसका भाग है? आप लोग पता नहीं हो तो लिख देना। वृक्क की इकाई या उत्सर्जन की जो इकाई जिसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का प्रथम भाग है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग है? प्रथम भाग है। यानी कि ये मैंने आपको बताया रक्त केशिकाओं का एक जाल होता है। इसका मतलब यहाँ से देखो रक्त केशिकाओं का जाल होता है, ब्लड इसके ऊपर गिरता है तो फिल्टर की क्रिया होती है, फिल्ट्रेशन। क्या होता है? रक्त यहाँ से छनता है किसमें? बोमन संपुट में, जो कि प्यालेनुमा संरचना है किसकी? नेफ्रॉन की। किसकी संरचना है? नेफ्रॉन की प्यालेनुमा संरचना है जिसमें किसकी क्रिया होती है? फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। बोमन संपुट, इसमें पोडोसाइट कोशिकाएं होती है। हेनले के लूप, हेनले का लूप ये भी किसका भाग है? नेफ्रॉन का मध्य भाग। ये किसका है? नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? नेफ्रॉन का मध्य भाग। यानी कि बोमन संपुट के बाद में जो कुंडलित भाग आता है उसमें समीपस्थ कुंडलित भाग, फिर हेनले का लूप, फिर दूरस्थ कुंडलित भाग और फिर आती है संग्राहक नलिका। इस प्रकार जो जो संरचना होती है किसकी? नेफ्रॉन की। ये हेनले का लूप का भाग है। और कहां पाया जाता है? विसरण की क्रिया अपन ने पढ़ा था, कहां होगी? गैसों का आदान प्रदान होगा ना फेफड़ों की कुपिकाओं में। मीजोथीलियम, मीजोथीलियम का मतलब जो बीच में पाई जाती है, में एंडोथीलियम रक्तवाहिनी की सबसे आंतरिक परत, ये बीच वाली परत है रक्तवाहिनी की, और ये कौन सी है? रक्तवाहिनियों की आंतरिक परत। ये अपन ने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा ट्यूनिका मीडिया, अभी पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि भाई सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। इसमें कौन सा पाया जाता है? सल्की उपकला उत्तक। दोनों में ही पाया जाता है। एक तो मेसोथीलियम लिथियम है और दूसरी एंडोथीलियम। यानी कि ये तो बीच वाली हो गई और ये कौन सी हो गई? आंतरिक वाली जो परत है किसकी? रक्त वाहिनी की। उसमें क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? सरल नहीं, सल्की उत्तक, सरल सल्की उत्तक। ये मुख्य रूप से कहां पाया जाएगा? फिल्ट्रेशन और विसरण की क्रिया जहां पर होती है वहां पर सरल सल्की उत्तक पाया जाता है। ये इनके उदाहरण आप लोग देख लें, इनको याद कर लें। तीन चीजें ही हैं। एक तो वृक्क की संरचना, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है, उसका बोमन संपुट वाला भाग, उसका हेनले का लूप वाला भाग, दूसरा फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएं हैं वहां, और तीसरा जो रक्त वाहिनी है उसकी मध्य परत और आंतरिक परत में कौन सी उपकला पाई जाती है? सरल सल की उपकला। कौन सी पाई जाती है? सरल सल की उपकला, जो कि पेवर की आकृति की दिखाई जाती है, वो वाली पाई जाती है। कितने उदाहरण है इसके? एक दो तीन हो गए। बोमन संपुट और हेनले का लूप साथ में है, नेफ्रॉन के भाग है। दूसरा जो फेफड़ों की जो कुपिकाएं हैं, वायु कुपिकाएं हैं वहां पर। तीसरा जो रुधिर वाहिनी है उसकी मध्य परत और आंतरिक परत में। दूसरा अपन ने ये पढ़ा था सरल घनाकार उपकला उत्तक। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबाई चौड़ाई में बराबर होती है, यानी कि बाहर से देखते हैं तो अपन को कैसी दिखाई देती है? चौकोर या वर्गाकार दिखाई देती है, जिनमें गोल केंद्रक होता है। उनमें केंद्रक कैसा था? चपटा था। इनमें कैसा है? गोल है। यह उत्तक मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? देख लीजिए, ये चीज याद रखनी है, इससे आपको दिमाग में जल्दी आ जाएगा। कौन से वाला? घनाकार वाला। जहां उत्सर्जन की क्रिया होगी या श्रवण की क्रिया होगी, परिवहन या अवशोषण से संबंधित होता है, अर्थात मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ग्रंथियों में। कहाँ पाया जाएगा? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लार ग्रंथि में ये पाया जाता है। लार ग्रंथि में तीन होता है, पेरोटिड, अधोजीवान
ये तो नाम है, इसे कोई लेना देना नहीं। अंडाशय में जन्नी उपकला उत्तक और वृषण में, ये अंडाशय ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना, अंडाशय और वृषण हार्मोन स्रावित करती कि नहीं करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो श्रवण वाली है या फिर उत्सर्जन वाली है या फिर परिवहन और अवशोषण से संबंधित होती है। अब आ जाती है आपकी सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। इस उत्तक की कोशिकाएं खंबे नुमा दीर्घीकृत होती है, यानी थोड़ी लंबी ऊपर की ओर होती है, जिनमें दीर्घीकृत केंद्रक होता है। कैसा होता है? सल की उपकला में कैसा केंद्रक था? चपटा। दूसरा अपन ने पढ़ा घनाकार, उसमें कैसा केंद्रक होता है? गोल। तीसरा ये सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक जिसमें खंबे नुमा कोशिकाएं हो जाती हैं, दीर्घ हो जाती हैं, तो उसका केंद्रक भी कैसे हो जाता है? दीर्घीकृत हो जाता है। ये उत्तक उत्सर्जन और श्रवण से संबंधित है। मुख्य रूप से ये सरल स्तंभाकार कहां पाया जाता है? लीवर में, यकृत में, जहां पित्तरस का स्रवण होता है। कहां होता है? पित्तरस का स्रवण होता है, वहां पर कौन सी उत्तक पाई जाती है? सरल स्तंभाकार। पित्ताशय में, और कहां पाया जाता है? पित्ताशय में पित्तरस का संग्रह। ये दोनों आकर के कहां मिलता है आपको पता होगा? यकृत से यकृत नलिका आती नहीं आती है, और फिर पित्ताशय से पित्त नलिका आती है, वो वहां पर जुड़ती है छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत के शुरू वाले भाग में। तो घोड़े में पित्ताशय नहीं होता है। ये आमाशय, मलाशय, कोलन में इस उत्तक में गोबलेट सेल होती है, चषक कोशिकाएं होती है। किस किस में? आमाशय, मलाशय और कोलन में इस उत्तक में चषक कोशिकाएं होती है, जिसके फलस्वरूप भोजन धीरे धीरे खिसकता रहता है ना, पचित भोजन या अपचित भोजन। फेलोपियन नलिका अंडवाहिनी में यह सीलिया युक्त होती है, पक्षमाभ युक्त। किसकी भांति? पक्षमाभ युक्त। जैसे दोनों तरफ अंडाशय है, अंडाशय से जो नलिकाएं जुड़ी रहती है गर्भाशय को, किसको? गर्भाशय को। उन दोनों नलिकाओं को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। यानी कि जो अंडा बना, क्या बना? अंडाशय में क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। वो फेलोपियन ट्यूब में गति करता हुआ कहां जाएगा? गर्भाशय में आता है ना। तो जो वहां से जो गति करने में जो सहायता करते हैं वो कौन करते हैं? सीलिया, पक्षमाभी गति, है ना, कौन करते हैं? सीलिया। सीलिया का मतलब रोएदार, रोएदार उत्तक। कैसे? रोएदार, जिसके फलस्वरूप वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है अंडा फेलोपियन ट्यूब से। मस्तिष्क मेरुरज्जु में ये सीलिया युक्त होता है, जिसे एपिंडाइमल एपिथेलियम कहते हैं। यहाँ सीलिया सीएसएफ का ये पदार्थों का परिवहन करते हैं। आभासी स्तरित उपकला उत्तक, ये बड़ी सेल होती है, उनको लोम कहते हैं। जो छोटी होती है उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल। उदाहरण नर मूत्र के मध्य भाग में। अब ये फिर आपके आ जाते हैं विशिष्टीकृत उत्तक, इनको अपन वैसे कल देखेंगे। ये आपके अभी अपन ने केवल सरल उपकला उत्तक पढ़े हैं। कौन से हैं? सरल उपकला उत्तक थे, जिसके कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। नंबर 1 सरल सल्की उत्तक, नंबर 2 सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और आभासी स्तरित, है ना। ये उत्तक कहां कहां पाए जाते हैं, ये उदाहरण आप लोगों को याद करने हैं।